हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सनी। हमारे इस सिंग क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज से आप और हम मिल करके एक 9th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के चैप्टर जो है इनको पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा मैं। ये मेरा जिम्मेदारी है। और आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फरवरी में, इस एग्ज़ाम से पहले मैं पूरी तरीके से केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो तीनों को मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। एग्ज़ाम्स के जस्ट पहले ही मैं कंप्लीट करा दूंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा से अच्छा मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अच्छी तरीक़ा से मेरे नोट्स से। बस आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मेरे हर एक लेक्चर्स का जो नोट्स आप बनाएंगे उसे पर डे के हिसाब से आप रिवाइज़ करेंगे। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हमारा मार्क्स वहीं के वहीं रह जाएगा। तो आपका मेहनत और मेरा प्रेशर, ये दोनों मिल करके आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए अनदर क्लासेस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। यूट्यूब में बहुत तरह के क्लासेस प्रेजेंट हैं अभी भी, बट सारे क्लासेस में बिल्कुल फॉर्मेलिटीज़ की तरह आएंगे और वो पढ़ाएंगे दिस डैट वगैरह करके। मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह बन करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। कोशिश ये करूँगा कि आप जैसे आपके फैमिली मेम्बर को कितने अच्छी तरीके से इजीली से आप समझ लेते हो कोई सा भी मैटर, कोई सा भी बात को, उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक टॉपिक को मैं बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर करूं। देखिए, बहुत लोगों को केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ही नफरत भी होगा, थोड़ा सा इरिटेशन भी लगता होगा, केमिस्ट्री बहुत हार्ड है ये वगैरह सब चीज़। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं केमिस्ट्री को इतना अच्छी तरीके से बताऊँगा कि आपको ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं। ठीक है, आज मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू में बताता रहूँगा। तो आप मेरे वीडियोस के साथ बने रहें। मुझे कंटिन्यू एक्चुअली हो क्या रहा था ना कि हमारे 9th स्टैंडर्ड के जो जितने भी स्टूडेंट थे वो कंटिन्यू बोल रहे थे कि सर प्लीज़ ऑनलाइन वीडियोस करें, ऑनलाइन क्लासेस करें, क्योंकि मेरे पास आने के लिए और जाने के लिए टाइम बहुत चला जाता है और काफ़ी डिस्टेंस है। तो हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे काफ़ी दूर में है, तो इस वजह से सारे स्टूडेंट्स मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किए कि सर प्लीज़ ऑनलाइन करा दे, जिससे क्या करूं मैं ऑनलाइन ही मैं क्लासेस कर लूं। तो इस वजह से मुझे ये ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ रहा है। और मैंने सोचा है कि जब अपने स्टूडेंट को करूं तो आप भी तो हमारे स्टूडेंट ही हैं, तो आपको मैं पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बस अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। भूल तो जाते हैं लेकिन कर लेना, है ना। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? देखिए, एटम्स अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। तो एटम्स को समझने से पहले कुछ और पॉइंट है उसके बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, एटम्स को समझने से पहले ये समझते हैं कि ये मैटर क्या होता है। देखिए, मैटर क्या होता है ना, मैटर का मतलब होता है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, मैटर का मतलब होता है वो थिंग्स या वो चीज़ जो कोई ना कोई स्पेस या फिर कोई ना कोई मास बेयर करता हो। मतलब ऐसे चीज़ ऐसा कोई सा भी चीज़ जो मास और साथ ही साथ कोई स्पेस कंटेन करता हो, उसको हम मैटर कहते हैं। नहीं समझ में आया? वापस समझा रहा हूँ। सपोज इट, ये क्या है, एक पेन है ना। ये जो पेन है, क्या इसका कोई वजन है ना? अगर इसका कोई वजन है, इसका मतलब ये मैटर है। ठीक है, और अगर कोई ये स्पेस को कवर करता है, सपोज डेट ये वाला एक पेन है हमारे पैकेट में रखा गया, और 2-3 पेन में और अपने पैकेट में रखूंगा, उससे ज़्यादा तो हमारे पैकेट में तो अट नहीं पाएगा ना। तो क्या हमारा पैकेट का पूरा स्पेस खत्म हो गया ना? तो क्या ये सारा पेन मिल करके हमारा पैकेट को फुल कर दिया, हमारा स्पेस को ख़त्म कर दिया ना, जगह को ख़त्म कर दिया ना? तो उसी को अगर वैसा चीज़ जो कोई पूरा स्पेस को घेर लेता हो, सपोज डेट आप अपने रूम में रहें और अपने रूम में क्या करें, खूब सारा जो ब्रिक्स होते हैं, ईटा होते हैं ना, ये वाला जो ईटा होता है, ब्रिक्स जिसको कहते हैं, इसे आप पूरे अपने घर पे फुलफिल कर दो, पूरी तरीके से पैक्ड कर दो। तो क्या आपके घर पे स्पेस बचेगा? नहीं बचेगा। तो कौन ऐसा चीज़ था जो कि आपकी स्पेस को ख़त्म किया? तो ये ब्रिक्स ना। तो इसका मतलब ये जो ईटा है वो क्या है? मैटर है। मैटर समझ में आ गया होगा क्या होता है मैटर। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, हर एक चीज़ जो कोई ना कोई स्पेस या कोई ना कोई मास को वो बेयर करता हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं।
अब देखिए ये तो समझ लिए मैटर, ये हमारा जो क्लॉथ है ये भी कोई ना कोई वेट तो होगा कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब ये भी मैटर है। मतलब आप अपने आंखों के सामने जितना भी चीज़ को देखते हैं उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मैटर है इसका मतलब क्या कि जो हम लोग तो हवा को देखते नहीं हैं, हवा को देख पाते हैं क्या, हवा को हम लोग महसूस करते फील करते हैं, तो क्या ये जो एयर है क्या ये मैटर है? देखिए एयर को हम लोग तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ एयर भी मैटर है। अब बताएं कैसे? कोविड में क्या हो रहा था आप लोग को भी पता होगा। कोविड के कंडीशंस में क्या होता था कि गैस का सिलेंडर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है ना वो शॉर्टेज हो गया था, और ऑक्सीजन का सिलेंडर जैसे हम लोग मार्केट में जाते थे 10 केजी 10 केजी 20 केजी का ऑक्सीजन का सिलेंडर आता था। 20 केजी 30 केजी ऑक्सीजन का सिलेंडर का मतलब क्या है? मतलब ये है ना कि ये एक सिलेंडर था, ये एक सिलेंडर था, ये क्या है? ऑक्सीजन का ये सिलेंडर था। इसका वजन जो है ना टोटल नापते थे ना हम लोग, वेटेड करते थे, तो इसका कितना वजन आया? सपोज डेट ये 20 केजी आया, 20 केजी है ना, इसका मतलब इसमें कुछ तो भरा हुआ था जो कि इसका वजन हो गया, तो इसका मतलब हवा है। हवा, इसका मतलब हवा का भी वजन होता है। ठीक है, हवा का भी वजन होता है। एग्जाम्पल पे जैसे एक बैलून होगा, वो बैलून का कुछ खास बात ऐसा है कि उसे छोड़ दे तो वो हवा में चला जाता है। कौन सा बैलून? जिसमें आप हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं। एक ऐसा बैलून होता है जिसमें हवा भरने के बाद वो बैलून ऊपर की ओर चला जाता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। इसका मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ वजन होगा ना। हम लोग कोई तराजू से नाप तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वजन होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कोई सा जो हवा देखते हैं ना उसमें भी क्या होता है, उसका भी कोई वजन है। इसका मतलब एयर जो है वो क्या है, वो भी एक मैटर है। आई थिंक आप लोग मैटर क्या होता है इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब थोड़ा सा कुछ और समझते हैं। एग्जांपल्स पे देखिए, एयर हो गया, वाटर हो गया, स्टील हो गया, वुड हो गया, ये सारा चीज क्या है, मैटर है हमारा। अब एक चीज और देख लीजिए, मैटर समझ गए। मैटर समझने के बाद अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब एटम्स के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। एटम्स के ऊपर आने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, क्या कि एक हमारे बहुत मतलब दूर के रिलेटिव जिसको कहिएगा, महर्षि कनन जो भी है, महर्षि जी जो थे वो एक इंडियन फिलोसफियर थे, और वो एक क्या थे ना, जैसे पुराने ज़माने में, आज के डेट में नहीं, पुराने ज़माने में जो क्या कहते हैं उसको, जो बाबा टाइप का नहीं होते थे, जो इतने बड़े बड़े हेयर रखते थे, बाबा साइंटिस्ट जिसको विज्ञान कहते थे। तो वैसे हमारे भारत में भी एक वैद्य बाबा थे, उसका नाम था महर्षि। ठीक है ना, क्या नाम था? महर्षि खंड। ये महर्षि खंड क्या किए थे उस समय, आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना बात है, करीब 500 BC का बात है। तो उस समय ही ये जो बाबा थे ना, वो क्या बोले थे कि अगर कोई सा भी ऐसा मैटर समझ गए थे, तो कोई सा भी ऐसा मैटर जिसको हम लोग तोड़ करके डिवाइड करें, ठीक है, और डिवाइड करके हम इतना ही छोटा पार्ट में डिवाइड कर दे जिसको हम और अब डिवाइड नहीं कर सकें। नहीं समझ में आया? सपोज डेट ये कोई फॉर्म टाइप का चीज़ है, ठीक है ना। इस फॉर्म को मैं अच्छी तरीके से क्या करूँ ना, मैं तोड़ूँ तो लास्ट में हमारा जो सबसे जितना हो सके आप स्मॉल पार्ट में इसको कन्वर्ट करो, तो लास्ट का स्मॉल पार्ट जो होगा वो आई थिंक हमारा ये होना चाहिए। स्मॉल पार्ट क्या होगा? ये होगा। अब इसका भी स्मॉल पार्ट तो ये होगा, इसका भी स्मॉल पार्ट ये हो गया। अब इससे भी ज़्यादा स्मॉल पार्ट, मतलब एक ऐसा तो समय होगा ना जिसका स्मॉल पार्ट को और आप डिवाइड नहीं कर सको, है ना। कोई ये कोई पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स को तोड़ ताड़ करके आप इतना छोटा पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या इसको भी तोड़ सकते हैं? चलिए ठीक है, इसको अब इसे भी तोड़ सकते हैं क्या किसी भी चीज़ से? तो नहीं, एक ऐसा समय आएगा जिसमें उस पार्टिकल्स को आप और तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो वैसा जो पार्टिकल्स है ना, वैसा जो चीज है, उसको उस समय जो साइंटिस्ट हैं इसी चीज को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे?
पदार्थ कहते हैं। एक इंडियन फिलोसफियर थे जिसका नाम महर्षि जी था, वो सैड क्या कहें, वो वी गो ऑन द डिवाइडिंग द मैटर, अगर हम लोग कोई मैटर को डिवाइड करते हैं और तब तक करते हैं जब तक स्मॉलर टू स्मॉलर पार्टिकल्स हमको मिल ना जाए, ठीक है, अल्टीमेटली विच कैन नॉट, अब ऐसा समय आएगा कि वो स्मॉल पार्टिकल अब और डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ऐसा चीज़ नहीं है कि हम लोग हमर वगैरह से तोड़ ताड़ के इसको छोटा कर सकें। तो वैसे चीज़ जो डिवाइड एनी फर्दर, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसी को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु। और इसी परमाणु को अब हम लोग मॉडर्न हो गए, नया नया तरीका से एकदम पहनावा वगैरह हो गया, तो हम लोग नया वर्ड भी ना यूज़ करेंगे, है बॉयज़, है गाइज, दैट्स इट, ये जो भी है फलना टिकना। तो ये जो है ना, इसी अब नया मॉडर्न टर्म में अब हम लोग इसे एटम्स का नाम देने लगे हैं। क्या देने लगे हैं, एटम्स का नाम। तो ये पहले, अब बताइए एटम्स का नाम अब क्या देने लगे हैं, अब एटम्स का नाम देने लगे, और पहले क्या नाम था, ये परमाणु था। और ये बात सबसे पहले फर्स्ट, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो एटम्स के बारे में, मतलब जो परमाणु है उसके बारे में कौन बताया था, तो ये महर्षि जी बताए थे, ठीक है। अब उसके बाद कई साल बीतता गया, उसके बाद एक मतलब साइंटिस्ट आए, उनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था, जॉन डाल्टन। अब ये जॉनी भैया क्या कहें, देखिए ये जो जॉन भैया हैं, ये जॉन भैया जो हैं, ये क्या कहें, जो ये पार्टिकल्स जो था ना, ये छोटा छोटा वाला जो पार्टिकल्स था, इसी पार्टिकल्स को ही हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है। अब बताइए, ऑलरेडी तो एटम्स के बारे में तो हमारे बड़े साहब तो महर्षि जी तो बता ही दिए थे ना, तो महर्षि जी बता दिए थे, और उसी को नया रिवाइज और मॉडल फॉर्म में बस वो क्या बोले कि जो पार्टिकल्स है उसी पार्टिकल्स को एटम कहते हैं, बस जॉन भैया कहती हैं और कुछ नहीं। तो ये जॉन डाल्टन बाद में इस चीज़ को और भी एक्सप्लेन किए, लेकिन पहली बार कौन बताया था, तो महर्षि। लेकिन पता है आज भी कई बुक में पढ़ेंगे ना, तो ये महर्षि जी का नाम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा पता है, क्योंकि हमारे पहले, बहुत पहले लोग क्या होता था कि जितना भी हमारे इंडियन में जो डिस्कवरी किए ना, उनका नाम को दबा दिया जाता था, और उसके जगह पे क्या होता था, कोई और अपना साइंटिस्ट नाम है ना दे देते थे, जिससे क्या होगा, हमारा जो इंडियन का जो जितना भी सभ्यता है, जितना भी लोगों का जो नाम है ना, वो बहुत लोगों का नाम है ना विलुप्त हो गया है। बहुत ऐसे ऐसे चीज़ का डिस्कवरी किया है इंडियन लोग, जिसे हम लोग पता तक नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे ना, हमारे नाम को हटा करके अपना नाम दिलवा दिए। तो वैसे ही कुछ उस समय भी हुआ था, ठीक है। तो ये तो समझ में आया ना कि ये एटम के बारे में कौन, देखिए मॉडर्न फॉर्म में एटम के बारे में कौन बताया, जॉन डाल्टन। लेकिन उसी एटम को हिंदी में क्या कहते थे, परमाणु कहते थे। और ये परमाणु के बारे में कौन बताया था सबसे पहले, तो महर्षि जी ने बताया था। अब एक टर्म्स और सुन लीजिए, ये जो एटम है इसका मतलब क्या होता है। तो एटम का मतलब, जब इंग्लिश में ग्रीक वर्ड वगैरह जब यूज़ करेंगे, पता करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब इज कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, मतलब एक ऐसा चीज़ जिसको हम लोग और फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं। मतलब ये छोटा वाला जो पार्टिकल देख रहे हैं, जो हाथ में लेके घूम रहा हूँ मैं कब से पागल की तरह, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आया ना कि एटम क्या होता है, कौन बताएं, इसके बारे में और भी डिटेल बताना है मुझे। अब देखिए एक चीज़, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब जितना भी मैटर है कोई ना कोई स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होगा ना। जैसे में देखिए कैसे बनता है, इसे आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। देखिए क्या होता है, कोई एक इस तरीके से कोई पार्टिकल्स है, ठीक है ना, पार्टिकल्स नहीं है, ये कोई मैटर है। क्या है ये कोई मैटर है। अब ये जो मैटर है ना, ये कैसे मिलके बना है पता है, ये कोई ना कोई स्मॉल पार्टिकल्स है। देखिए इससे भी ज़्यादा स्मॉल होता है, बट आपको दिखेगा नहीं, इस वजह से थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल्स बना रहा हूँ। ये जो दिख रहा है ना, इस तरीके से क्या है, मिल करके ये पार्टिकल से मिलकर खूब सारा ही भरा हुआ है ये, ठीक है। तो एक ऑल द मैटर इज मेड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, ये क्या चीज़ से मिल के बना है, ये पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल है ना, इसी से मिल के बना है। और इसी पार्टिकल्स को हम लोग अब कहने लगे हैं क्या, ये एटम है।
एटम्स। ठीक है, एटम्स क्या होता है, मतलब जितना भी मैटर है वो क्या चीज से मिलके बना हुआ है, एक स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है ना, उसी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। आपको मैं एटम्स के बारे में भी बताऊंगा, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड क्या है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन है यहाँ पे कि एटम्स के सर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, रिएक्शंस कैसे करते हैं। ईजी बताऊंगा, बिलीव करें, और इजी बताऊंगा। ठीक है, तो आपने तो ये देख लिया ना कि एटम्स हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा एटम्स का एक डिफिनेशन छोटा सा देख लेते हैं। एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। यूनिट ऑफ मैटर का मतलब ये कोई मैटर था ना, इस मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, छोटा चीज क्या था, एटम था ना। तो हम कह सकते हैं कि इस मैटर का सबसे छोटा, सबसे स्मॉल यूनिट कौन हो गया, एटम हो गया। अब मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखिए मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और एक एलिमेंट, ये तीनों को मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। इससे पहले कुछ एक लॉ है, उस लॉ के बारे में डिटेल्स बताता हूं कि वो लॉ क्या है। ठीक है, अब बात ऐसा है ना कि कुछ साइंटिस्ट लोग मिल करके कुछ रिएक्शंस करवा रहे थे। ठीक है, अब वो वाला जो केमिकल रिएक्शंस होता है, उस केमिकल रिएक्शंस में, ये 18th सेंचुरी का बात है। ये कब का, ये 18th सेंचुरी का बात है। तो उस समय जब कुछ केमिकल रिएक्शंस कुछ करवा रहे थे ना, तो उन लोगों को बहुत अजीबोगरीब तरह का कुछ चीज़ वो ऑब्जर्व किए। अब उसके आधार पे जो ऑब्जर्व किए ना उसके अकॉर्डिंग ये बताया क्या कि जितना भी तरह का केमिकल रिएक्शन होता है क्या बोल रहा हूँ, जितना भी तरह का केमिकल रिएक्शंस होता है वो मेनली 3 टाइप का केमिकल रिएक्शंस ही होता है। ठीक है ना, मतलब जितना भी केमिकल रिएक्शंस होगा वो कोई सा भी रिएक्शंस वो 3 में से कोई एक कैटेगरी के अंदर आएगा। मतलब कोई ना कोई एक चीज़ को वो फॉलो करेगा। अब वो कौन कौन सा टाइप है, देखिए सबसे पहला चीज समझ ली कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होता है। ये एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, एक केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं ना, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस कराएंगे तो उसका कुछ ना कुछ एक लॉ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ नियम तो होना चाहिए। आप कोई रोड पे चल रहे होते हैं तो आपका क्या रूल होता है, आपका क्या नियम होता है, आपका नियम होता है क्या कि आप हमेशा ऑलवेज लेफ्ट की साइड चलेंगे। आपके पास तो एक रोड का ये रूल है ना कि आप लेफ्ट साइड में चलेंगे। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी कुछ रूल होता है। क्या रूल होता है कि अगर आप कोई सा भी केमिकल रिएक्शंस कराएंगे तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ही कराएंगे। ठीक है, तो अब ये कौन कौन सा लॉ है केमिकल रिएक्शंस कराने में, देखिए ध्यान से। थोड़ा सा अब हल्का सा डिफिकल्ट टाइप का होगा वो, लेकिन हम इजी फॉर्म में समझाएंगे आपको। ये केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है दो चीज़ को मिल जाना, तब ना बोलते कि कॉम्बिनेशन अच्छा था। तो कॉम्बिनेशंस का मतलब दो चीज़ का मिलना, पहले तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है ना, मतलब जो केमिकल का जो जब भी कॉम्बिनेशन का मतलब केमिकल का रिएक्शन क्या होता है, मतलब मान के चलिए को एक केमिकल है प्लस 2 केमिकल है, ये 2 तरह का, एक केमिकल ए है दूसरा केमिकल बी है। इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो एक ए बी तरह का केमिकल बनेगा ना। मतलब एक में क्या करेंगे कि आप एक ग्लास में एक वाटर ले लें और एक 2-3 स्पून है ना आप उसमें शुगर उसमें मिक्स कर दें, तो एक अलग तरह का एक जूस बन जाएगा ना। तो ये 2 तरह का केमिकल को मिक्स करने के बाद एक ए बी एक अलग तरह का चीज़ मिल गया। तो अब देखिए इन दोनों को ऐड किए, ये घटा दिए, तो ये एडिशन किए ना। तो जब भी कोई भी 2 केमिकल को जब हम ऐड करते हैं, क्या बोल रहा हूँ, जब भी 2 केमिकल को जब ऐड करते हैं तब ये वाला लॉ ही बताता है, मतलब ये वाला लॉ को ये शो करता है। अब ये वाला लॉ क्या है, देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब जब भी 2 केमिकल को जब हम ऐड करेंगे तब 3 तरह का लॉ हमें दिखेगा, 3 तरह का नियम दिखेगा। सबसे पहला क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में, पहला होता है लॉ ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मास। क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉ ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मास। देखिए आपके एग्जाम्स में कई बार एग्जाम में दिया हुआ है क्या कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमें बताएं या फिर लॉ ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मास बताएं, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कन्वर्जेंस ऑफ मास क्या है, देखिए लॉ ऑफ केमिकल कन्वर्जन ऑफ मास क्या होता है। अगर क्या करें ना कि अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट पता है क्या होता है, जैसे में आप
CaO होता है, जैसे अब चूना घर पे पेंट करते हैं, पहले क्या होता था, एक चूना होता था जो जिसके मम्मी पापा खैनी वगैरह खाते हैं ना, तो वो चूना जो होता है ना वाइट वाला, उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO कहते हैं। तो उसी तरीके से एक कैल्शियम का उसी मतलब जस्ट लाइक एक कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मान के चलिए 100 ग्राम एक कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए। कितना ले लिए हम लोग, 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या ले लिए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए। अब ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है क्या कि जो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको आप लोग गर्म करते हैं, क्या करें, हीट करते हैं। मतलब कोई एक चूल्हा के सामने में कोई बीकर में डाल दे और उसको हम हीट कर देते हैं। तो जैसे हम हीट करेंगे ना, तो क्या क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से, कोई एक पेपर वगैरह को जो हम लोग जला देते हैं, तो पेपर का कितना वेट होता है ना वेट, उस पेपर को जला देने के बाद बिल्कुल राख बन जाता है और बिल्कुल हल्का हो जाता है ना। तो उसी तरीके से हम लोग अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम जला देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये तो गैस है। क्या है ये तो गैस है। अब ये गैस जो होता है वो तो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो अलग बात है, हवा में उड़ेगा। लेकिन ये कितना ग्राम था कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ना था। इस 100 ग्राम को हम हीट किए ना, तो हीट करने के बाद जो राख टाइप का जो भी है वो कैल्शियम ऑक्साइड जो बचा ना, वो कितना बचा 56 ग्राम मिला। और साथ में जो CO2 जो बना था, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में उड़ सकता है, वो अलग होकर के 44 ग्राम बना। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, जब हम ऐड करेंगे ना, तो वापस हमारे पास कितना ग्राम मिल जाएगा, 100 ग्राम बन जाएगा। अब हम सिर्फ वेट का बात करते हैं, तो क्या बताइए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था, जो भी 100 ग्राम वेट था, इसके साथ सब तरह का केमिकल रिएक्शंस कर लिए। सब तरह का केमिकल रिएक्शंस करने के बाद ये 100 ग्राम क्या घट गया आगे चल करके या बढ़ गया टोटल। ये टोटल कितना है, 100 ग्राम है ना ये टोटल, और ये भी वापस टोटल मिला करके 100 ग्राम ही ना बना। यही ये फर्स्ट लॉ बोलता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है ना, बोलता है क्या कि आप कुछ भी कर लें, हाँ, इसका जो वजन जो भी आप नाप लेते हैं वो वेटेड कर लेते हैं, ये रिएक्शंस होने के बाद उतना ही वेट होगा, ना ही ये वेट कम होगा, ना ही वेट ये घटेगा बढ़ेगा। देखिए ये क्या बोलता है, कन्वर्जेंस ऑफ मास। ये बोलता है कि अकॉर्डिंग दिस लॉ ऑफ कन्वर्जेंस मास, मैटर जो होता है, देखिए ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट एक मैटर ही ना था। जो मैटर होता है ना, नाइदर क्रिएट, ना ही आप उसको और एक्स्ट्रा बना सकते हैं और ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इन्हें केमिकल रिएक्शन, मतलब क्या ना, कोई सा भी केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो कभी भी क्या होगा, ऐसे नहीं कि कोई एक, मान के चलिए एक लेमन ले लेते हैं, क्या ले लिए ना, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए ध्यान से, मैं यहां पे दिखा रहा हूं। अगर मैं क्या करूं ना कि ये एक गिलास में क्या है ना, ये वाटर है, क्या है ये वाटर है, पानी है। और एक अनदर गिलास में क्या है ना, क्या ले लूं, एक अनदर गिलास में चलो साल्ट ले लूं, सॉल्ट ले लिया। ठीक है, ये नमक वाला पानी है, ये और सिर्फ पानी है, या नमक है, ओनली नमक। ठीक है ना। अब इन दोनों को वजन कर लेता हूँ। क्या इसको जो वजन करूँ ना, मान के चलिए ये आ गया 50 ग्राम, और इसको जो वजन किए तो ये आ गया मेरे पास 40 ग्राम। ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या करूँ ना, मिक्स कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, ये दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद दोनों मिक्स हो जाता है ना। मिक्स हो जाने के बाद जब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट में क्या है, आपका वाटर भी है और प्लस क्या है, साथ में आपका सॉल्ट भी है, नमक भी है, दोनों चीज़ है ना। अब इन टोटल को जब हम वजन करेंगे ना, तो पता क्या होगा, ये 90 ग्राम हमें मिलेगा। ठीक है ना, 90 ग्राम मिलेगा। अब देखिए ये टोटल इधर कितना वजन था, टोटल इधर इसके ये साइड वाला में ये टोटल कितना वजन था, 90 ग्राम। और प्रोडक्ट बनने के बाद क्या बन गया, इधर भी 90 ग्राम। तो क्या ये जो वजन वाला था, मैटर का जो वजन था, ये वजन क्या घटा या बढ़ा,
उतना का उतना ही ना रह गया, ना ही घटा ना ही बढ़ा। यही कहता है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। ठीक है, क्या बोलता है कि मैटर को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शंस में। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस किए तो देखिए ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, उतना ही ग्राम था उतना ही बना, बस रूप चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। रूप क्या चेंज हो गया, यहाँ पे सॉल्ट दिख रहा था क्रिस्टल जैसा, नमक आप देखे होंगे ना घर पे, लेकिन यहाँ पे हमको नमक जैसा स्ट्रक्चर दिखा नहीं, पानी में मिक्स हो गया। तो अपना स्ट्रक्चर तो चेंज कर लिया, अपना जो स्टेट है ना वो चेंज कर लिया, लेकिन इसमें तो मिक्स हो गया ना। ठीक है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा, बट वजन अगर नापे, अगर इसका वेटेड करें ना तो उतना ही मिलेगा, ये टोटल क्वांटिटी इक्वल टू ये टोटल। अब इसी को अनदर वर्ड में कह लें क्या, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए ये प्रोडक्ट क्या होता है, ये वाला जो रिएक्शंस है ना, इसके ये साइड जितना भी है, इस एरो के ये साइड जितना भी चीज मिलेगा आपको, इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। मींस कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। और इस रिएक्शन जो है ना, इस रिएक्शंस के ये साइड वाला जितना भी प्रोडक्ट दिख रहा है ना हमको, ये वाला जो चीज दिख रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का टोटल मास जैसे 100 kg आया, ये हमेशा इक्वल होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ये भी 100 ग्राम। देयर इज नो चेंज ऑफ मास, इसका वजन में कुछ चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट लॉ यही कहता है। ठीक है ना। एक एग्जांपल्स ये वाला याद रख लीजिएगा, एग्जाम्स में एग्जांपल्स के साथ आपको लिखना है, डेफिनेशंस भी और एग्जांपल्स भी। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जितना भी जो कॉन्सेप्ट अगड़म बगड़म तिगड़म जो दिया है ना, ये सारा बात कौन बताए हैं, एंटियन भाई साहब ने बताया है। ये क्या बताया है, एंटियन लॉविसर बताया है। कब बताए थे, 1774 में बताए थे। कभी कभी 1 मार्क्स के लिए पूछ देता है कि ये जो लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास है ना, जो केमिकल रिएक्शन जब भी करते हैं तो ये ना ही मैटर डिस्ट्रॉय होगा ना ही क्रिएट होगा, ये वाला टॉपिक जो है वो कौन बताए थे, तो यही भाई साहब बताए थे। कौन, लॉविसर भाई साहब बताए थे। कब, 1974 में बताए थे। तो ये तो आपका पहला लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ बाकी है और थर्ड लॉ बाकी है। ठीक है, लोगों ने बताया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन की फर्स्ट लॉ जो है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये और ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल्स। ठीक है, ये प्रोपोर्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये दोनों जो लॉ है ये दोनों एक ही साइंटिस्ट ने बताया था, जिनका नाम क्या था, एंटियन लॉविसन्स। ठीक है, अब ये एंटियन लॉविसन्स ये क्या बताए थे आपको, फर्स्ट लॉ तो मैंने बता दिया। अब फर्स्ट लॉ का ही कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चंस क्या बोलता है फर्स्ट लॉ के ऊपर से। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ की मैंने क्या बताया था, ये हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का टोटल मास हमेशा प्रोडक्ट का जितना भी टोटल मास होगा, जितना भी प्रोडक्ट होगा, इनका टोटल मास और इनका टोटल मास इक्वल होगा। मैंने यही ना बताया फर्स्ट लॉ के बारे में। उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। बोलता है क्या, अगर सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है किन से, इथेनोइक एसिड से। ठीक है, अगर सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड से, तो टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। क्या क्या मैंने बताया, देखिए सोडियम कार्बोनेट है ना, ये है सोडियम कार्बोनेट, रिएक्ट कर रहा है, मींस इसके साथ वो ट्रीट कर रहा है, दो चीज को मिक्स करके हम रिएक्शंस करवा रहे हैं। और ये क्या बनाएगा, सोडियम इथेनोएट बनाएगा, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड याद है ना आपको, गैस के फॉर्म में होता है, वो हवा में उड़ जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और ये वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में जो होता है, ये बन गया। ठीक है ना, ये 3 तरह का चीज मिल गया। अब बात इसमें ऐसा है, क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए इसी एक्सपेरिमेंट में, इन एन एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट जो सोडियम कार्बोनेट है ना, ये कितना अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट लिए हैं हम लोगों ने, तो 5.3, कितना है हम लोगों का,
5.3 ग्राम क्या है ये सोडियम कार्बोनेट। मैं डायग्राम में भेज दूंगा सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं, ये केमिकल है, अगर इसको हम रिएक्ट करा दिए किन से 6 ग्राम, है ना, इथेनोइक एसिड किससे 6 ग्राम से हम लोगों ने इसे रिएक्शन कराया और क्या ये बन गया हमारा, तब ये इथेनोइक एसिड 8.2 सोडियम इथेनोएट बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना सोडियम इथेनोएट जो है वो कितना बन गया, ये 8.2 ग्राम बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम बन गया। मैंने बताया था कि गैस को भी हम लोग मेजर कर लेते हैं कि उनका वजन कितना है, उसका वेट कितना है, तो इतना ग्राम वेट हो गया। और क्या 0.9 ग्राम जो है 0.9 ग्राम जो है वो है हमारा वाटर, ठीक है। देखिए ये वाटर हो गया कितना 0.9 ग्राम, ये हो गया ना 0.9 ग्राम। अब देखिए अगर मैं क्या करूँ ना, इधर का ये वाला जो जितने भी होते हैं इस एरो के ये साइड वाले जितने भी केमिकल होते हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, आप पहले भी क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब इन दोनों को जब अगर ये जो ग्राम है ना इन टोटल को मैं अगर ऐड कराऊंगा ना तो 11.3 ग्राम आएगा। इन दोनों को मैं अगर मैं ऐड कर देता हूँ और इसके बाद ये तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा ना तो ये तीनों जो है वो भी कितना आएगा 11.3 ग्राम ही आएगा। देखिए क्या टोटल रिएक्टेंट का वजन और टोटल प्रोडक्ट का वजन इक्वल है ना, 11.3। इसका मतलब क्या बोलता है, ये फर्स्ट लॉ बोलता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस क्या बोलता है क्या कि आपका रिएक्टेंट में जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा। ये फर्स्ट लॉ का एग्जांपल्स हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है ना मास ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला टोटल है आपका रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट का मास 5.3, मास ऑफ इथेनोइक एसिड 6 ग्राम, इन दोनों का जब एडिशंस करेंगे हम लोग 11.3 ग्राम। और ये मास ऑफ प्रोडक्ट मीन्स ये टोटल प्रोडक्ट, मास ऑफ इथेनोएट हो गया, फिर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और आपका वाटर हो गया, ठीक है ना, सोडियम इथेनोएट। इन टोटल का जब वजन करेंगे वेट करेंगे तो 11.3 ग्राम हो गया। ये हमारा पहला एग्जांपल्स हो गया, ठीक है। सेकंड लॉ के बारे में हम लोग देखें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हमें क्या बताता है, कांस्टेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना, कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल फिक्स हो जाना, है ना। जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ये होता है पाई का वैल्यू बिल्कुल फिक्स है 22/7 होता है ना, 22/7 ये वैल्यू फिक्स्ड है। उसी तरीके से कांस्टेंट का मतलब होता है कोई किसी भी चीज़ का वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड हो जाना। अब देखिए ये क्या होता है, ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ जो बोलता है द केमिकल कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्या होता है, एक अनदर टॉपिक आ गया। देखिए कंपाउंड के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं फर्दर क्लास में मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी आप लेट सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल में बता रहा हूँ। कंपाउंड का मतलब समझ लीजिए H2O को कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं डिटेल्स नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। और ये समझ लीजिए कि कंपाउंड का मतलब होता है दो एलिमेंट से मिलकर के जो चीज़ बनता है उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। दो एलिमेंट जैसे ये हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट है, ठीक है। अनदर दूसरा एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन ये अनदर एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों मिक्स्ड हो जाता है, ये कंबाइंड हो जाता है तो उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। अभी आपके लिए इतना ही ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद में फर्दर में और भी डिटेल्स से बताऊंगा कंपाउंड क्या होता है। और एलिमेंट का मतलब क्या होता है ये बताया ना मैंने, हाइड्रोजन हो गया इसे एलिमेंट कहते हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है जो सिंगल सिर्फ एक ही तरह का एटम से मिलकर जो बना होता है उसे एलिमेंट कहते हैं। इसे भी मैं डिटेल से बताऊँगा। पहले ये लॉ क्या बोलता है ये देखिए, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, एक कोई सा भी केमिकल जो है ना, कोई सा भी केमिकल का कंपाउंड वो हमेशा ऑलवेज कंसिस्ट करता है सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शनल्स बाय मास। देखिए समझ में नहीं आया होगा, पल्ले नहीं पढ़ा होगा, मैं पल्ले पढ़ा देता हूँ क्या होता है। सपोज रेट एक ग्लास है, आपका ग्लास नहीं दिख रहा है, ये एक ग्लास है, इसका इंक खत्म हो गया। ये आपका क्या है ना, ये आपका एक है कोई बीकर है, इस बीकर में आप ले लो पानी, ये क्या है आपका वाटर है ना। क्या इस वाटर को आप निकाल दो और एक ड्रॉप लो तो क्या इसे हम लोग वाटर कहेंगे?
हाँ बिल्कुल कहेंगे। इस ड्रॉप को क्या कहेंगे, वाटर कहेंगे। तो देखिए किसी भी चीज़ का कुछ तो प्रॉपर्टी होगा जिसे आप लोग कह सकते हैं कि ये वो चीज़ है। सपोज डेट आप बोलोगे कि ये एक स्केच पेन है ना, मतलब ये कोई एक पेन है। आप कैसे इसे बोल सकते हो कि ये पेन है? आप इसे तभी बोल सकते हो क्योंकि इसका कैरेक्टर कुछ कुछ है। क्या कैरेक्टर है? ये ऐसा कैरेक्टर है कि इससे हम लोग बोर्ड पे किसी चीज़ को लिख सकते हैं। ये पहला कैरेक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, ये इजीली इरेजेबल है। ये सब कैरेक्टर है। तो किसी भी चीज़ का उसका कैरेक्टर होता है। ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, मीन्स वाटर, H2O को वाटर कहते हैं, इसका एक कैरेक्टर होता है। इसका क्या कैरेक्टर होता है, ध्यान से समझिएगा ये वाला। पहले ये टॉपिक समझ लीजिए, उसके बाद ये वाला डिटेल्स में समझाऊंगा। होता क्या है ना, जो वाटर है, जैसे मैं H2O है, ये H2O को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये H2O है, मतलब वाटर है। वाटर का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन्स। अब एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे पहले समझिए, ये ऑक्सीजन्स है ना, ये वाला क्या है, ऑक्सीजन्स है। ये ऑक्सीजन्स है, तो ऑक्सीजन्स को कुछ ना कुछ वेट तो होगा ना कोई वजन तो होगा। तो अगर इस ऑक्सीजन्स का जो वजन, अगर हम लोग किसी चीज़ को नापते हैं, कोई मेज़र करते हैं ना, तो इसका जो वजन होता है वो 16 होता है। कितना होता है इसका वजन, ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, 16 है। तो उसी को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 हो गया। अब एक हाइड्रोजन्स भी है ना, देखिए H2O लिखा हुआ है। H2O का मतलब पता है क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन्स है। आप ऐसे और ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इक्वल बात है। तो ये एक हाइड्रोजन्स, ये एक अनदर हाइड्रोजन, तो टोटल कितना वजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन का दोनों का वजन कितना। अब हाइड्रोजन का जो वजन होता है वो एक है, सब मेजर किया हुआ है। जो 16 अपने मन से मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये साइंटिस्ट लोगों ने मेजर किया गया है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा आपका 2। देखिए मैंने लिखा ना H2 का मतलब 1 × 2 मीन्स 2 हो गया। तो ये हो गया आपका 1:2। अब एटॉमिक मास फॉर हाइड्रोजन C हो गया। अब वाटर था ना, तो वाटर का टोटल, इसका रेशियो मैं बताऊं तो क्या हो जाएगा, 2:16। ये हो गया है ना, 2:16 ये वजन हो गया। अब इस वजन को थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कट गया तो हमारा कितना आ गया, 1:8 आया ना। मतलब क्या है ना कि वाटर का चाहे आप 1 बूंद लीजिए या 1 गैलन वाटर लीजिए, उसका जो मॉलिक्यूल्स है, हाँ, या उसका जो केमिकल है, उसका जो वाटर हम कब कहलाएंगे, जब उस वाटर में H2 मतलब H और 2 इन दोनों का, सॉरी H2O इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना आना चाहिए, 1:8 आएगा। अगर ये रेशियो आ जाता है, इसका मतलब ये वाटर कहलाता है। अगर सपोज डेट हमारा रेशियो है ना 1:9 आया, ठीक है, क्या इसे हम लोग वाटर कह सकते हैं, कह ही नहीं सकते हैं। वाटर का प्रॉपर्टी ही होता है 1:8, ठीक है। तो उसी तरह से हर एक कंपाउंड का एक फिक्स्ड रेशियो है, ठीक है। अब समझ में आ गया ना कि वाटर हो गया, इस वाटर का रेशियो क्या हो गया, 1:8 हो गया। अब अनदर कोई केमिकल, जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए अनदर एग्जांपल जो है, ये तो हाइड्रोजन हो गया ना, आई मीन वाटर हो गया। अब अनदर एग्जांपल जैसे समझ लीजिए आप, एमोनिया, NH3, क्या होता है, NH3 एमोनिया। अब एमोनिया एक लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड है इसे हम लोग एमोनिया कब कहेंगे पता है, एमोनिया तब कहेंगे जब इसका जो रेशियो है वो 14:3 हो जाए, तब ही इसे हम लोग एमोनिया कह सकते हैं। मतलब क्या, आप बताइए, क्या एमोनिया का रेशियो फिक्स्ड है या नहीं, हाँ फिक्स्ड है ना, 14:3। अब अगर मैं बोल दूं कि नहीं इसका रेशियो 14:4 आ रहा है, तो क्या ये एमोनिया हुआ, नहीं। अब इसे एमोनिया नहीं कहेंगे, ये कुछ अनदर कंपाउंड बन गया है। समझ में आया ना। तो हर एक कंपाउंड का, केमिकल का या कंपाउंड का मैं बोल रहा हूँ, हर एक कंपाउंड का फिक्स्ड रेशियो होता है, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनल्स। तो ये देखिए अब कांस्टेंट है ना। अब ये जो वाटर है H2O जो है, इसे आप लोग कहीं पर भी लेकर के जाएं तो ये रेशियो कभी बदल ही नहीं सकता है। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए। अगर नहीं हुए हैं तो आप जरूर मैसेज करें, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। एक केमिकल कंपाउंड, कोई सा भी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ए सेम एलिमेंट कंबाइंड। अब ये सेम एलिमेंट कंबाइंड का मतलब, जैसे मैंने कंपाउंड का एग्जांपल वाटर बोला था ना, तो क्या वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ किसी और चीज से मिलकर बनता है क्या? ऐसा है क्या कि हाइड्रोजन प्लस कैल्शियम से मिलकर के बन जाए वाटर? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट कंबाइंड
मिलके बनता है, टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शंस बाय मास, और इसका मास भी सेम तरीका से होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब एक एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, देखिए अगर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर है, कितना है, एक बीकर है, इस बीकर में कितना ग्राम है, ये 90 ग्राम वाटर है। अब हमें इसमें से बताना है क्या, हाइड्रोजन का मास कितना है और ऑक्सीजन का मास कितना है। क्या है, हाइड्रोजन का, इस जो वाटर है ना, ये वाटर मतलब इसमें क्या है आपका, इसमें आपका क्या है, H2O है ना। तो क्या इस H2O में हाइड्रोजन कितना, टोटल है आपका 90 ग्राम वाटर। अब ये 1 ग्राम वाटर नहीं है, 90 ग्राम में कितना हाइड्रोजन होगा बताइए। अब देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। जैसे ये 90 ग्राम है ना, तो ये एक मॉलिक्यूल्स, दूसरा मॉलिक्यूल्स, तीसरा मॉलिक्यूल्स, इस तरीक़े से खूब तरह का H2O, तो H2O, ये इतना तरह का H2O खूब सारा मिल करके 90 ग्राम वाटर बना है। ठीक है, तो अब इसमें से कितना हमको टोटल हाइड्रोजन कितना होगा वो हमको बताइए, और कितना ऑक्सीजन कितना होगा ये हमको बताइए। अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ये वाला टॉपिक में बोलूँ मैं, इसमें कितना होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो आप तो बता दोगे, लेकिन 90 ग्राम का बात है। अब देखिए क्या करते हैं ना, वाटर है ना, वाटर का अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले वाटर का क्या निकालिएगा, रेशियो निकालिएगा। रेशियो कितना आया था, 1:8 आया था, तो हम लोग को पता है 1:8। ठीक है, वाटर कितना ग्राम था, 90 ग्राम, तो हम लोगों ने 90 ग्राम में लिए, हम लोग ले लेते हैं। अब 1:8 है ना, तो इसे हम लोग पता है क्या करेंगे, 1 और x मान लेंगे, और 8 है ना, तो 8 को भी हम लोग x मान लेते हैं। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 9x आई थिंक आएगा, है ना। 9x आने के बाद, और ये हमारा क्या है, 90 ग्राम है। इस 9 को ये साइड जब ले करके जाएंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में ये 9 आएगा। नाइन आ गया, इसे हम लोग कट करेंगे तो कितना आ गया, 10। x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब ये x का वैल्यू देखिए, मैं हम लोगों ने पुट किया था ना, इसे हम लोगों ने क्या माना था, x माना था 1x, तो ये 1x मतलब 1 × 10 इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 ग्राम। ये क्या था आपका, एक ये था हाइड्रोजन, ये क्या था आपका ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन कितना आ गया, हाइड्रोजन 10 ग्राम आ गया, और 8x था ना, ये 8x का मतलब हो जाएगा 8 × x का वैल्यू 10 आया था, इंटू कर देंगे 80 ग्राम क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो अब समझ में आ गया, ये जो 90 ग्राम था, इस 90 ग्राम में टोटल ऑक्सीजन कितना रहा होगा 80, और हाइड्रोजन कितना रहा होगा 10 ग्राम हाइड्रोजन। ये हो गया आपका एक अनदर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये टॉपिक क्लियर बताने से पहले एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ, है ना। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। ये फर्स्ट लॉ जो था हमारा एंडियन साहब ने बताया था, और सेकेंड लॉ जो था जिसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शंस, ये हमारा जोसेफ ने बताया था। ठीक है ना, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट बताया गया था। ये चीज़ को नोट कर लीजिएगा, मैंने मिस्टेक कर दिया था उस समय। देखिए अब रहा बात क्या, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। देखिए ये थ्योरी क्या होता है, सबसे पहले समझिए ना कि ये थ्योरी क्या है, थ्योरी का मतलब क्या होता है ना। डाल्टन पहले क्या किया था, डाल्टन साहब ने क्या किया था, लंदन लेकर के एटम के बारे में बताया। ठीक है, अब ये एटम के बारे में क्या बताया इन्होंने यही ना बताया था, जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है उसे हम लोग एटम कहते हैं। देखिए क्या कहता है, पहले ये इसका थ्योरी है, ये कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब डाल्टन के हिसाब से, डाल्टन ने क्या कहा था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एक छोटा सा पार्टिकल जो टाइनी, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल जो होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जो विच कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जिसे हम लोग और ना ज़्यादा और बड़ा बना सकते हैं, और ना ही इसे हम लोग ख़त्म करके पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं इस पार्टिकल्स को इन्हें केमिकल रिएक्शंस में। इसी को हम लोग एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। देखिए अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कवर करते हैं, सपोज इट कोई चीज़ के बारे में डिस्कवरी करते हैं, तो क्या होता है ना, अगर आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कवरी करेंगे तो
एक केमिकल का जितना भी केमिकल्स कंपाउंड वगैरह बनता है या कुछ भी होता है साइंस में, तो आपको सबसे पहले उसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये है क्या। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि ये ऐसा ऐसा पार्टिकल्स है, सपोज डेट ये पार्टिकल्स जो है ये एटम्स है, मैंने बता दिया। उसके बाद इस पार्टिकल्स के बारे में आपको ये बताना पड़ेगा क्या कि इसका थ्योरी हमको दीजिए। थ्योरी का मतलब ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ आप मुंह से बोल दिए और हो गया, मेरा लॉ स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप किसी चीज़ के बारे में अगर बता देते हैं ना, तो उसके बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके रिटर्न के फॉर्म में आप हमें लिख करके दें कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पूरा डिटेल्स। तो अब जो पूरा डिटेल्स जैसे बायोडाटा लिखते हैं, तो उसी तरीके से पूरा डिटेल्स लिख करके आप किसी चीज़ के बारे में देंगे ना, तो वो जो लिखा हुआ चीज़ है उसी को कहते हैं थ्योरी। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गए होंगे थ्योरी क्या होता है। तो ये मेन थ्योरी क्या था इनका, मेन तो इनका एटॉमिक जो डाल्टन साहब ने ये बात बताया। ठीक है, जो स्मॉल पार्टिकल है उसे हम लोग कहते हैं एटम्स, लेकिन इसका थ्योरी क्या था। अब कौन से आधार से आप कौन सा चीज़ से आप कह सकते हैं क्या कि ये एक एटम ही है। आप बोल देंगे कि ये एटम है, कोई अनदर पर्सन बोलेगा नहीं ये एटम नहीं है, ये कोई अनदर चीज़ है। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो आपको कोई रूल देना पड़ेगा, कोई नियम देना पड़ेगा, आपको बिल्कुल सबूत के साथ, जिसको कहते हैं ना, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ यही एटम है, और वो भी रूल के हिसाब से लिख करके देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या क्या लिख करके दिया था थ्योरी में, देखिए ये 5 मतलब 7-8 पॉइंट ये लिख करके दिए थे कि ये एटम का ये प्रॉपर्टीज होता है। जैसे में ये पहला बात क्या बताए थे, मतलब थ्योरी क्या क्या बताए थे। ऑल द मैटर, जितना भी मैटर है ना, वो मेड अप ऑफ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। वो जितना भी मैटर है वो एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। ये छोटा छोटा पार्टिकल से खूब से, जैसे ये कोई एक चीज़ है, हाँ ये एक चीज़ जो कोई एक मैटर है, इस मैटर ये जो मैटर ना छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये छोटा छोटा पार्टिकल्स है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये बताया। दूसरा क्या बताया ना कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम्स को कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब ये छोटा सा पार्टिकल्स है ना आपका एटम, अब इसको ऐसे नहीं कि आप लोग नाइफ वगैरह लेकर के इस पार्टिकल्स को छोटा कर दे, या किसी भी तरीके से छोटा कर सकते हैं, आप इसे छोटा कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बताया था, अपने थ्योरी में ये सब लिख करके दिया था, और ये थ्योरी को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम्स में ये कई बार पूछा गया है कि ये थ्योरी, एटम्स का थ्योरी क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, वो बोला क्या था, इसके बारे में डिटेल्स। तो एटॉमिक थ्योरी होता क्या है, ये होता है, उन्होंने ये बताया था, और ये थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो वो ये सब है। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है ना कि एटम्स जो है कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना ही इसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं, ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये अपने डिफिनेशन में ही बता दिया था। एंड फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड। एटम्स जो होता है ना, सिर्फ एक तरह का एटम्स नहीं होता है, अलग अलग तरह का एटम्स होता है। और भी क्या अलग अलग जो एटम्स होता है ना, दीज आर द मेनी काइंड्स एटम्स और एलिमेंट्स। और हर एक एलिमेंट्स में अलग अलग तरह का एटम्स होता है। सपोज डेट आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एलिमेंट्स के बारे में, जैसे में कैल्शियम पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, बोरॉन पढ़ा होगा, पोटाशियम पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, क्लोरीन है, सॉरी, ये कैल्शियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, बोरॉन हो गया, पोटाशियम हो गया। ये नाइट्रोजन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो नाइट्रोजन्स है, ये क्लोरीन है, ये बोरॉन है, पोटाशियम है, ये जो कैल्शियम है, ये सारा क्या है ना, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये सारा क्या एलिमेंट है। अब ये पता है एलिमेंट क्या चीज़ से मिलके बना होता है। सपोज डेट इसका बात करते हैं नाइट्रोजन्स का, ये आपका है एक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन्स भी है ना खूब तरह का पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, अब ये खूब तरह का पार्टिकल्स को अभी हम लोगों ने क्या कहा थोड़ा देर पहले, एटम ना, मतलब नाइट्रोजन क्या चीज़ से मिलकर के बना है, स्मॉल वाला एटम से मिलकर बना है। अब ये जो स्मॉल वाला जो एटम से, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ आप लोगों को शायद दिखेगा। ठीक है, तो ये जो एटम है ना, ये जो स्मॉल वाला जो एटम है, क्या ये एटम अब खूब तरह का एटम से मिलके बना है। ये एक एटम ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया। तो क्या जो एटम्स है ये अलग अलग तरह तरह का एटम्स है क्या? नहीं, एक ही तरह का एटम्स रहेगा। जो ये एटम है वही एटम्स ये भी रहेगा, सेम प्रॉपर्टी रहेगा, वही एटम्स ये भी रहेगा, वही एटम्स ये भी रहेगा। एक ही तरह का
एटम्स होगा। तो ये नाइट्रोजन क्या खूब तरह का एटम से तो मिल के बना, लेकिन एक ही तरह का एटम से मिल के बना। देखिए ये क्या बोलता है, एटम्स आर द वेरियस काइंड। पहले तो एटम्स अलग अलग होता है, देखिए इसमें एटम जो होता है ये अलग तरह का एटम हो गया, इसमें जो एटम्स मिलेगा ये अलग तरह का एटम्स है, इसमें जो एटम्स मिलेगा ये अलग तरह का एटम्स है, सब अपना अपना अलग अलग एटम्स से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन इसी का ही सिर्फ बात करेंगे तो इसमें भी सिर्फ एक ही तरह का एटम्स है, ठीक है। और क्या है, These are many kinds, बहुत तरह का होता है अलग अलग, of the same element, of are the element, अलग अलग एलिमेंट्स का। अब देखिए ध्यान से, atoms of different elements different in mass, अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग मास होता है। सपोज इस एटम का बात करें, थोड़ा सा 50 मेगापिक्सल से जूम कर लिए तो ये हमारा एटम हो गया। कैल्शियम क्लोरीन का बात करें ना तो इसका साइज इतना बड़ा हो गया, सपोज डेट, ठीक, इसका साइज इतना बड़ा हो गया सपोज डेट। तो देखिए साइज सबका बड़ा हो रहा है ना, तो अलग अलग एटम का अलग अलग क्या होता है, अलग अलग साइज भी होता है, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है। तो अलग अलग एटम में जो अलग अलग एलिमेंट है और अलग अलग एलिमेंट में जो एटम्स है सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है और अलग अलग शेप भी होता है, अलग अलग साइज भी होता है। समझ में आया? जैसे नाइट्रोजन वाला साइज ये छोटा है, सपोज डेट 10 सेंटीमीटर लेकर के चल रहा हूँ, कितना 10 सेंटीमीटर में नहीं होता, याद रखिएगा, मैं एग्जांपल पे बोल रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये माइक्रो में, माइनस माइक्रो में होता है, ठीक है, माइक्रो लिख दूंगा तो आप लोग उल्टा सीधा बोलोगे, ठीक है। ये नैनो पार्टिकल्स में होता है, ये बहुत ही ज़्यादा माइक्रो पार्टिकल्स में होता है ये। तो ये जो हम लोग आंखों से तो माइक्रोस्कोप से भी देखने में तो हालत ख़राब हो जाता है। तो ये हो गया, तो इसका साइज़ कितना हो जाएगा 20 सपोज डेट, इसका साइज़ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये जो साइज़ है ना, अलग अलग एलिमेंट का भी तो साइज़ अलग हो रहा है, ठीक है। पार्टिकल्स का ये क्या है, एटम्स है, ये सारा एटम्स है। थोड़ा आपका जो आईफोन वाला कैमरा है ना उसके जूम करके इसे मैंने बनाया है। अब एटम्स जो है डिफरेंट मास, ये तो समझ में आया। एंड 6th पॉइंट क्या बोलता है और लास्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट्स है ना, आर आइडेंटिकल इन एवरी, ठीक है, आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट हैविंग सेम मास साइज केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है ये, अलग अलग सिंपल सा ये जो टॉपिक है उसी को ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में बोल दिया है। ये आइडेंटिकल है, मतलब इसका जो जितना भी एटम्स है, ये वाला एटम्स, ये एटम्स, ये एटम्स सब आइडेंटिकल है, मतलब सब पहचाना हुआ है और सेम टाइप का मिलेगा आपको। इसका मतलब ये एक एटम है, अनदर इसका ये, इसी का एक अनदर एटम्स ये ले लेते हैं, इसी नाइट्रोजन का ही। तो ये दोनों का एटम्स का जो साइज अगर हम लोग चेक करेंगे ना तो सेम मिलेगा। ये दोनों एटम्स का प्रॉपर्टी सारा सेम मैच करेंगे ना तो टोटल एटम्स का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम मिलेगा। क्या प्रॉपर्टीज है वो आगे बताऊंगा, ये अभी नहीं बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट बताता है। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं होंगे ना तो आप ज़रूर इन्फॉर्म करें हमें मैसेज करके। तो ये था एटम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन साहब ने तो लंदन लेकर के ये एटम के बारे में बता दिया। अब एटम के बाद बताने के बाद भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिला, जैसे होगी ना संतुष्टि का कोई लेंथ नहीं होता है, वही चीज़ है। अब होता था क्या ना, पहले के ज़माने में जितने भी साइंटिस्ट लोग थे ना, अलग अलग चीज़ डिस्कवरी करने के लिए एकदम बिल्कुल लगे रहते थे। तो खासकर क्या होता था, किसी चीज़ का डिस्कवरी में, सपोज डेट मैं किसी चीज़ को डिस्कवर कर रहा हूँ ना, तो मेरे पीछे ना और भी अनदर साइंटिस्ट लोग हैं ना, एकदम पड़ा हुआ रहता था कि कहीं पे छोटा सा मिस्टेक करे और मैं उसका मिस्टेक को दुनिया में बताऊंगा। वो तो कुछ बता तो सकेंगे नहीं, मेरे मिस्टेक को पूरा दुनिया में बताएंगे, अरे सनी सर जो है उन्होंने ये मिस्टेक बता दिया, ये मिस्टेक बता दिया। तो उसी तरीक़ा से ये डाल्टन साहब का भी कुछ मिस्टेक है, कुछ ड्रॉबैक हैं, जो कुछ मिस्टेक वो नहीं बता पाए, उसको नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा कि ये क्या क्या मिस्टेक है जो ये क्लियर तरीक़े से एटम्स के बारे में नहीं बता पाए, ठीक है। ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एग्जाम में कई बार आया है, बार बार बोल रहा हूँ। इसे अच्छी तरीक़े से पॉइंट बाय पॉइंट आप याद कर लेंगे, डेफिनेशंस वगैरह याद रहा होगा, है ना।